हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल मार्क्स होता है 50 होता है, यानी 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। दीवार स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं गिज्जू भाई। ओके, नेक्स्ट है कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि यह शिक्षा का स्थान निश्चित नहीं होता है और इसमें समय भी निश्चित नहीं होता है, यह स्वतंत्र होता है। अनौपचारिक शिक्षा आपको कहीं से भी मिल सकती है, डिस्टेंस लर्निंग से भी हो सकती है। तो यही होती है अनौपचारिक शिक्षा, अनऑफिशियल एजुकेशन। नेक्स्ट है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह किसका कथन है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह जो कथन है जॉन डीवी का है। नेक्स्ट है शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। अतः यदि आप इस ऑप्शन को पढ़ेंगे, अंतर्निहित शक्ति का विकास करना, बहिर्मुखी शक्ति का विकास करना, शारीरिक विकास करना, ये तीनों नहीं होगा, क्योंकि इससे यह इनमें से नहीं होगा। ओके, जन्मजात शक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं। पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, उपर्युक्त सभी। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। डी हो जाएगा। पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु क्या है। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु है। ऑप्शन पढ़िए। अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, विषय अध्यापक श्यामपट्ट, पुस्तक बालक और अध्यापक, बालक बालिकाएं और अध्यापक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु होते हैं। ठीक है, आगे है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। क्या बनाती है। चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्ति, लेखन की कला। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षण में प्रयुक्त युक्ति शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। नेक्स्ट है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। और यह किसका कथन है। यह कथन है फ्रोबेल का। फ्रोवेल कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट है मैरिया मांटेसरी। मैरिया मांटेसरी भारत कब आई। मैरिया मांटेसरी एक आपको पता भी होगा, मैरिया मांटेसरी इन्होंने एक स्कूल भी खोला था। तो ये जब भारत आई थी सन 1939 में। कब आई थी। 1939 में। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है। किसका होता है। शिक्षकों का। ओके, आगे है शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है। शिक्षा के अधिकार के लिए शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और ये शासकीय उदासीनता शिक्षा के अधिकार का ये एक प्रमुख चुनौतियां हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो चुनौती होती है यही दोषपूर्ण पाठ्यक्रम ही होता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे है पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकाने से बचाने हेतु, ये तो नहीं होगा। शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, यह भी नहीं होगा, क्योंकि छात्र के विषय में सूचित करेगा शिक्षक को, ये ऐसा पाठ्य योजना नहीं होना चाहिए। शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु
हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। ओके, आगे है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी चीजें। यानी परिवार के द्वारा बालक को जीवन व्यवहार की चिंता और पारस्परिक सहयोग की शिक्षा होनी चाहिए और जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा प्राप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे है वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है। जो गुरुकुल शिक्षा थी वह आदर्शवाद के जीवन दर्शन पर आधारित थी। यह शिक्षा आदर्शवाद पर आधारित थी। ये यहाँ तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 16। टैगोर को किस धारण में विश्वास था, सॉरी यहाँ पे किस चीज में विश्वास था टैगोर का, यहाँ पे धारणा होना चाहिए, किस धारणा में विश्वास था। टैगोर को सत्यम शिवम व सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। इनका यह मानना था कि शिक्षा के द्वारा किसी भी सोच को, किसी भी विषय को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। इनका ये कथन था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आदर्शवादी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि टैगोर जो थे वो आदर्शवादी शिक्षा में ज्यादा विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है फ्रोबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रोबेल की जो प्रमुख रचना है एजुकेशन ऑफ मैन, जो कि 1826 में इन्होंने लिखा। दूसरा है मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स, जो कि 1853 में इन्होंने लिखा। ठीक है, दो रचनाएं थी। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा इसको देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। किसकी बात करते हैं? परिवार की, समाज की एवं राष्ट्र की, विश्व की जनसंख्या स्थिति की अध्ययन किया जाता है। यही होती है जनसंख्या शिक्षा। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा का कोई दो विशेषताएं लिखिए। दूरस्थ शिक्षा होती क्या है, इसको देखिए, हम लोग ऑप्शन में भी देखे थे कि दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं हैं। इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है और दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है। इसमें दूरस्थ शिक्षा में हम लोग देखे थे कि ये पत्राचार के माध्यम से होती है। यानी ये दूरस्थ शिक्षा में दूर कहीं कॉलेज होगा जो कि आप कभी जाएंगे नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए जाएंगे। तो ये डिस्टेंस लर्निंग को हमें दिखाता है। ठीक है, कि डिस्टेंस लर्निंग हो जाएगी और टाइम की बचत होती है, टाइम भी बचा रहेगा और इस तरीके से आपकी दूरस्थ शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी विशेषताएं लिखने थे। इसे आप बना करके भी कुछ और क्वेश्चन, कुछ और भी इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा की उद्देश्य लिखिए। अनऑफिशियल एजुकेशन, इसको हम लोग ऑप्शन में भी देखे थे बहुविकल्पी प्रश्न में। ये है पत्राचार जन संचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना ही पाठ्यवस्तु या समय सारणी होती है। यह बिना किसी पाठ्यक्रम, बिना किसी पाठ्यवस्तु, बिना किसी समय सारणी के ही शिक्षा प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा यानी कहीं भी, किसी भी जगह ये शिक्षा को दी जा सकती है। जैसे आप यदि घर में हैं तो घर में आपकी माँ के द्वारा शिक्षा दी जाती है, कभी पिताजी ही पढ़ा देते हैं। तो ये अनऑफिशियल होता है, कहीं कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, कहीं भी शिक्षा को दी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को विविध प्रकार के माध्यकों यानी माध्यमों के द्वारा हम लोग इसे दर्शकों को या श्रोताओं को पहुंचा सकते हैं। वो किस माध्यम से? वो माध्यम देखिए होगा ऑडियो के माध्यम से, वीडियो, एनिमेशन या वीडियो के माध्यम से। जैसे आप फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन में ग्राफिक्स,
ऑडियो वीडियो इस सब के माध्यम से आप दर्शकों को या श्रोताओं को, जो श्रोता है सुनने वाले, उनको अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। यह एक माध्यम है। ओके, आगे है बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बौद्धकालीन शिक्षा क्या होती है? बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। ओके, ये क्या है? प्रव्रज्या संस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्धकालीन शिक्षा के लिए। मठों से पहले यानी मठों में प्रवेश जब आपको करना है तो प्रव्रज्या संस्कार एक संस्कार का नाम है, जैसे उपनयन संस्कार और प्रव्रज्या उसी तरह से है। ये बौद्धकालीन शिक्षा के लिए जरूरी होता था। नेक्स्ट है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, डिकार्टे, हिगल, फ्रोबेल। ओके, नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम है बचपन का नाम था उनका नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनका जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? 22 दिसंबर 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। बाद में ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम था इसका नाम बदल करके शांति निकेतन कर दिया गया। ये बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा इनका नाम, शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? जनसंख्या शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है कि छात्रों में परिवार के आकार के प्रति उनकी समझ विकसित करना है। क्या समझ विकसित करना है? स्टूडेंट को परिवार के आकार के प्रति, यानी उनके परिवार की संख्या कितनी है और लोग किस तरीके से रहते हैं, ये समझ उनको विकसित करना ही जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण और उसके परिणाम को समझाने में व्यक्ति की सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य ये है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? बुनियादी शिक्षा का जो प्रारंभ है महात्मा गांधी ने किया था, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है 29 प्लेटो के द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? प्लेटो की संस्था का नाम था प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक। क्या नाम है? प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य से क्या अभिप्राय है? ठीक है, राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन होता है, ये राज्य कहलाता है। तो ये रहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग ने देखा। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है। त्रिभुजी प्रक्रिया, इसको हम लोग ने यहाँ पे भी देखा था ऑप्शन में देखा था कि शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है, स्पष्ट करना है। यह किसका कथन है? यह फेमस है जॉन डेवी का। ये जॉन डेवी ने इन्होंने बताया कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, या त्रिभुजी भी हम लोग कह देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के आकार में इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। अगर पेपर में आए तो इसको हम लोग यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है एक बार देख लेते हैं।
ये इस आप इस तरीके से बना करके, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अध्यापक, और ये नीचे यहाँ पे चला जाएगा पाठ्यक्रम, यहाँ पे स्टूडेंट या छात्र, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, और इनका मानना था कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पे प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। इन्होंने इसी उद्देश्य को रख करके बताया था। आगे चलते हैं। 32 वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना होता है, और वैदिक कालीन शिक्षा में छात्र और छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता इस प्रकार है कि मोक्ष प्राप्त करना है। क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है, संस्कृति का संरक्षण करना है, स्वास्थ्य चरित्र का विकास करना है, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति करनी है, व्यक्तित्व का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण और उनके दोषों का उल्लेख कीजिए। अब प्रयोजनवाद के गुण को हमें बताना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कैसा दृष्टिकोण? प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है। व्यवहारिक जीवन के लिए बालकों को तैयार करता है। यह प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है, और शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानता है। देखिए, प्रयोजनवाद जो है इसमें प्रयोग को यानी क्रिया करने को, कार्य करने को, या अपने जीवन में व्यवहारिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए ये तैयार करता है। ठीक है, यह होती है प्रयोजनवाद के अंतर्गत। अब ये तो इसके गुण थे। अब इसके दोष क्या है? प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है, यानी इस प्रयोजनवाद की अच्छाइयों को न लिख करके अब इसको आध्यात्मिक गुणों को ये नहीं बताता है, इसे लिखेंगे। और यह हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता है। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है, और यह शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसमें शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है, यानी सिर्फ जो काम कर रहे हो वही करो, वही हो जाएगा प्रयोजनवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखिए। टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। इन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया, तथा वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। शिक्षक छात्रों को पवित्रता में विश्वास करते हुए उसके साथ प्रेम तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने के लिए कहते थे। ये टैगोर का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित किस तरह से करना है, ये 4 उपाय हैं कि पानी के रास्ते और समुद्र तट की सफाई करनी है। सेकंड है प्लास्टिक जैसे जैविक तट पर जो नष्ट न होने वाले पदार्थ हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट है जल स्रोत में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। जहाँ से जल निकलता है, जल का स्रोत है, वहाँ पे पशुओं को नहीं धोना चाहिए, साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए। विद्यालय शिक्षार्थी और व्यापक समुदाय के बीच जागरूकता प्रदान करना है। जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण अभियान और गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे हमें लिखना है विद्यालय की भूमिका। तो इसमें क्या करना है कि वृक्षारोपण करना है, सफाई अभियान करनी है, विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर
जागरूकता अभियान चलानी है, ये इस तरीके की गतिविधियाँ हम लोग विद्यालय में कर सकते हैं। ये विद्यालय की भूमिका होती है, ठीक है? ये इसमें बच्चों के द्वारा भी करवाएँगे, बच्चों के द्वारा ही करवाएँगे। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका व विद्यालय का योगदान सर्वोपरि माना गया है, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट करना है। बाल श्रम का जो स्वरूप है हमें प्रत्येक शहर और प्रत्येक स्थान पे देखने को मिलता है। कई ऐसे दुकान होते हैं, काम किए जाते हैं जहाँ पे बालक काम करते हैं, ठीक है? घरों में बालिकाएं सफाई का काम करती हैं, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं, बर्तन धुलने का काम करती हैं। इन सब का प्रमुख कार्य होता है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे स्कूल जा सकें। इसलिए वो काम करती हैं। इस आधार पे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बनाया गया है उनके लिए, किंतु निश्चित रूप से जो पारिवारिक स्थिति है यह अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। यानी जो बाल शिक्षा का अनिवार्य बनाया गया है वो इन्हें प्रोवाइड नहीं करा पाती है, ये शिक्षा तक इनको नहीं ले जा पाती है। यह पारिवारिक जो परिस्थिति होती है वही बाल श्रम को विवश कर देती है, ठीक है? यही बाधक के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका पर अपना विचार लिखिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों के द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती है। देखिए इसमें शिक्षक स्कूल में या कॉलेज में प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ साथ नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य की शिक्षा देते हैं और वे शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देने के लिए सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल ज्ञान प्रदाता होते हैं, यानी वो केवल आपको नॉलेज ही नहीं देते हैं, केवल किताबी चीज़ों को ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में रोल निभाते हैं, ठीक है? सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में वे शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय के विभिन्न कार्य होते हैं। कौन कौन से हैं कि कौन कौन से कार्य हैं? नवीन परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं, सामाजिक गत्यात्मकता होती है, यानी सामाजिक जो गति है, विचारधारा है, उनको ये बदलने का काम करते हैं, सामाजिक सुधार का कार्य करते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में उनका विकास होता है और परिवर्तन की समीक्षा की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि बच्चों को अपने दैविक स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। फ्रोबेल का मानना है कि शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है और उन्हें सामाजिक नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना है और उनका चरित्र विकास करना है। उन्हें ही पवित्र जीवन जीने के लिए अग्रसर करना भी आवश्यक है, ये फ्रोबेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 40। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभाव को अपने शब्दों में लिखना है। तो ये जनसंचार के माध्यम से क्या भूमिका है, उनकी क्या भूमिका इस टाइम दिखती है, ये आपको लिखना है। तो ये अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है। इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। जनसंचार के माध्यम राष्ट्रीय विकास में 3 तरह से सहायक हो सकते हैं। जनसंचार के माध्यम से जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देते हैं, विकास प्रक्रिया को सहभागी बनाते हैं और विकास के लिए आवश्यक जो तकनीकी दक्षता होती है वो प्रदान करना होता है। और अतः सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए विशेष दृष्टिकोण में उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कार्य भी जो कार्य किए जाते हैं वह जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही हम विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन था 2016 का क्वेश्चन पेपर है। अब यदि आपको सेकंड सेम का ही अगर कोई और
सेकंड पेपर का क्वेश्चन चाहिए, उसका सॉल्व चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।